नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। केदारनाथ और हेमकुंड साहिब जी की यात्रा होगी बेहद आसान। कैबिनेट ने केदारनाथ और हेमकुंड साहिब तक रोपवे प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। सोनप्रयाग से केदारनाथ तक करीब 13 किलोमीटर लंबा रोपवे बनेगा। तीन जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। श्राइन बोर्ड की बैठक में फैसला, 38 दिनों तक चलेगी अमरनाथ यात्रा। 9 अगस्त को होगी समाप्त। औरंगजेब विवाद में अबू आजमी पर बड़ा एक्शन। विधानसभा के बजट सत्र से सस्पेंड। समाजवादी पार्टी पर योगी का बड़ा हमला। कहा, औरंगजेब ने अपने पिता को जेल में डाला, उसी औरंगजेब पर समाजवादी पार्टी को गर्व। भारत की आस्था पर प्रहार करने वाला दुर्दांत, धर्मांध, क्रूर शासक, उसको समाजवादी पार्टी आदर्श मानती है। अपने नाम पर सिम खरीदकर दूसरों को देने वाले हो जाएं सावधान। कोई फ्रॉड हुआ तो जिम्मेदार होंगे आप। 3 साल की सजा और 50 लाख रुपए तक का भरना पड़ सकता है जुर्माना। बाजार में 10 दिन की गिरावट के बाद जोश में आए बुल्स। 1% से ज्यादा चढ़े सेंसेक्स, निफ्टी। मिड कैप स्मॉल कैप में भी अच्छी खरीदारी। अमेरिकी कांग्रेस के इतिहास में ट्रंप का सबसे लंबा संबोधन। 2 अप्रैल से नए टैरिफ का ऐलान। भारत का भी लिया नाम। यूक्रेन युद्ध खत्म होने की जताई उम्मीद। चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल में भारत से करारी हार के बाद ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने वनडे क्रिकेट से लिया संन्यास। ऑस्ट्रेलिया के लिए 170 वनडे मैचों में बनाए 5800 रन। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को बड़ा तोहफा दिया है। 4 धाम की यात्रा करने वालों का सफर बेहद आसान बनाने के लिए कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। 4 धाम में बहुत ही महत्वपूर्ण धाम है केदारनाथ धाम। यहाँ एक 12.9 किलोमीटर का रोपवे बनाने का आज फैसला लिया गया है। करीब 4081 करोड़ 4081 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट होगा। जो बड़ा फायदा होगा वो ये होगा कि जो आज 8 से 9 घंटे की जर्नी है वो 36 मिनट्स की जर्नी हो जाएगी। 8 to 9 आवर्स की जो जर्नी है दैट विल बिकम अ जर्नी ऑफ 36 मिनट्स। बहुत बड़ा श्रद्धालुओं को तो बेनिफिट होगा ही होगा, और साथ ही साथ बहुत बड़ा जो लोकल बिजनेसेस हैं उनको भी बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। लोकल यात्रियों की सुविधा के लिए जो लोग भी काम में लगते हैं उन सबको इसमें बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। और जो आज 2 महीने की यात्रा है वो आराम से 6 महीने तक ये यात्रा करने का सौभाग्य सबको मिलेगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और कैबिनेट के इस फैसले से कितनी आसान होगी 4 धाम की यात्रा, बता रहे हैं हमारे सहयोगी विपिन भट्ट। तो अब सभी तीर्थ यात्रियों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि 4 धाम की यात्रा अब सरकार के एक नए फैसले से बहुत आसान होने जा रही है, बहुत क्विक हो जाएगी, आरामदायक हो जाएगी। कैसे, आइए आपको बताते हैं। तो देखिए, यहाँ पर रोपवे प्रोजेक्ट सोनप्रयाग से केदारनाथ का उसको मंजूरी दी है सरकार ने। करीब 13 किलोमीटर का ये पूरा प्रोजेक्ट होगा और कुछ 4000 करोड़ से ज़्यादा का इस पर खर्च आने वाला। अब इससे फ़ायदा क्या होगा या सुविधा क्या होगी वो समझते हैं। तो अभी आप देखिए कि जो सोनप्रयाग से केदारनाथ जाने में वक्त लगता है वो 8 से 9 घंटे का समय लगता है। अब इस रोपवे के बनने के बाद वो हो जाएगा सिर्फ 36 मिनट का, यानी आधे घंटे में आप सोनप्रयाग से केदारनाथ पहुंच जाएंगे, और वो भी अच्छे अच्छे नज़ारे देखते हुए। एडवांस स्ट्राइकेबल रिटेचेबल गंडोला ये होगा, यानी कि सबसे आधुनिक तकनीक से इस रोपवे को बनाया जाएगा। सुरक्षित होगा, फास्ट होगा, और जैसा मैंने कहा कि आपको बहुत अच्छा दृश्य जो है दिखाई देगा, मज़ा आएगा इस यात्रा के अंदर। और वो जो खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं वो आपको
देखने को मिलेगी। हर घंटे करीब 1800 यात्री यहाँ पहुँच पाएंगे। तो जो एक लंबा रास्ता था, आप सोचिए कि उसमें 8 से 9 घंटे लगते थे, लेकिन यहाँ हर घंटे 1800 आदमी और रोजाना करीब 18,000। तो ये यहाँ की जो लोकल इकोनॉमी है उसको भी सपोर्ट करेगा। ज़्यादा लोग विजिट कर पाएंगे, आसान तरीके से विजिट कर पाएंगे। इनफैक्ट एक हैप्पी यहाँ से एक्सपीरियंस लेकर जाएंगे। गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक करीब करीब ये 12.5 किलोमीटर का एक और प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है और यहाँ पर भी करीब 2,3500 करोड़ के आसपास की कॉस्टिंग इसकी आने वाली है। तो ये सब मिलाकर जो पूरा गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब वाला भी रास्ता है या डायरेक्ट आप केदारनाथ की बात करें, पूरा का पूरा एक्सपीरियंस बदल जाने वाला है। यहाँ पे अगर हम इस गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब की बात करें तो 1100 यात्री हर घंटे पहुंचेंगे। उसी हिसाब से आप दिन का एक अंदाज़ा लगा लीजिए कि रोज़ाना करीब 11,000 यात्री यहाँ पर पहुँच जाएंगे। लोकल इकोनॉमी को इससे अच्छा बूस्ट मिलेगा, यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी। अच्छा, इस पूरे प्रोजेक्ट को बनने में कितना वक्त लगेगा? तो करीब 3 से 4 साल अभी इसको बनने में लगेंगे और जब ये बन के तैयार होगा तो वन ऑफ द एडवांस्ड रोपवे सिस्टम दुनिया में होगा। शुक्रिया विपिन जी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अमरनाथ यात्रा का शेड्यूल भी आ गया है। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। अमरनाथ श्राइन बोर्ड की बैठक में फैसला लिया गया है। यात्रा पूरे 38 दिन तक चलेगी। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त को खत्म होगी। इधर प्रयागराज महाकुंभ ने नया इतिहास रच दिया है। 45 दिन में 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। इस धार्मिक आयोजन ने न केवल आध्यात्म को बल्कि अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाकुंभ से यूपी को 3.5 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक ग्रोथ मिली है। वहीं प्रयागराज का एक नाविक परिवार चर्चा में आ गया है। सीएम योगी ने कहा कि एक नाविक परिवार ने 130 नावों के जरिए 30 करोड़ रुपए की आमदनी की है। मैं एक नाविक परिवार की एक सक्सेस स्टोरी यहां पे बता रहा हूं। ये नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। यानी एक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए की बचत की है, कमाई की है। प्रतिदिन की अगर आप बजट उनकी बचत देखेंगे तो यह लगभग 50 से लेके 52,000 पर डे की उनकी इनकम थी एक नाव की। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के औरंगजेब की तारीफ वाले बयान पर घमासान बढ़ता जा रहा है। अबू आजमी के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। उन्हें विधानसभा के मौजूदा बजट सत्र से भी सस्पेंड कर दिया है। पूरे मामले पर सियासत जारी है। फिल्म छावा से शुरू हुई औरंगजेब पर लड़ाई अब महाराष्ट्र में सबसे बड़े सियासी संग्राम में बदल गई है। हलचल इतनी तेज है कि औरंगजेब की तारीफ करने वाले अबू आजमी पर 2 एफआईआर हो चुकी हैं और अब विधानसभा में भी उन पर एक्शन हुआ है। उन्हें मौजूदा बजट सत्र से सस्पेंड कर दिया गया है। ये सस्पेंशन जो हुआ है ना, इस पे दोबारा गौर करना चाहिए। कहीं न कहीं इसमें ज्यादती हो रही है मेरे साथ, गलत कानून के मुताबिक नहीं, अपनी मनमानी हो रहा है। ये आजमी इनका इस सत्र के लिए निलंबन विधानसभा ने करा, पर केवल इस सत्र के लिए निलंबन करने से काम नहीं चलेगा। ये भावना पूरे महाराष्ट्र की है, देश की है, सभी क्रोधित विधायकों की है और उस कारण एक कमेटी गठित की गई है। इतनी अफरा तफरी मची है कि अबू आजमी की सफाई महायुति को कबूल नहीं है और अब इन सब के बीच में बीजेपी जहां अबू आजमी के बहाने इंडिया गठबंधन पर हमलावर है, तो कांग्रेस आजमी के बचाव के मूड में दिख रही है। जिस व्यक्ति को औरंगजेब का काल में विकास दिखता है और सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, आचार्य चाणक्य, जिनको आज भी अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है, उनके काल में अनर्थ दिखता है, तो उनकी तो बुद्धि पर मुझे तरस आता है। औरंगजेब के विषय में एक धारणा है कि वो जो है धार्मिक उन्मादी और कट्टर और अत्याचारी थी। तो ये धारणा बनी हुई है लोगों की जो है। तो और ये भी ये सत्यता है कि उनकी कट्टरता के कारण ही जो है
जो मुगल एम्पायर था उनके बाद धीरे धीरे वो क्रैक हुआ, टूटा, क्योंकि कट्टरता का परिणाम हमेशा विनाशक होता है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना को छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान बर्दाश्त नहीं, लिहाजा वो अबू आजमी के बयान का विरोध कर रहे हैं। काफ़ी बहस हुई है और हम तो यही मानते हैं और यही चाहते हैं कि जो भी हमारे जो हम जिसको देवता मानते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, उनके बारे में कोई भी कुछ भी गलत कहें तो उनको शासन होना चाहिए, उनको माफ़ नहीं करना। वहीं सियासी घमासान के बीच में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का कहना है कि ये बीजेपी की चाल है, तो इंडिया गठबंधन में सहयोगी RJD का कहना है कि ये असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। और अबू आजमी के निलंबन पर अखिलेश यादव का बयान भी सामने आया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में लिखा है कि निलंबन का आधार अगर विचारधारा से प्रभावित होने लगेगा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परतंत्रता में क्या अंतर रह जाएगा। उन्होंने कहा कि उनके विधायक और सांसद बिना किसी डर के अपनी बात रखते हैं और उनकी सोच बेमिसाल है। अखिलेश यादव ने निलंबन को सच की जुबान पर लगाम लगाने की कोशिश करार देते हुए इसे नकारात्मक मानसिकता की निशानी बताया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव का नाम लिए बिना समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। योगी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी ने औरंगजेब को आदर्श माना है। औरंगजेब ने अपने पिता को जेल में डाला। समाजवादी पार्टी को उसी औरंगजेब पर गर्व है। योगी ने अबू आजमी का नाम लिए बगैर कहा कि जो औरंगजेब का महिमा मंडन करता हो उसे आप पार्टी से निकालो और यूपी भेज दो। जिनका आचरण औरंगजेब जैसा है वे लोग तो औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति करें, लेकिन भारत को कम से कम इस पर न करें और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। भारत की आस्था पर प्रहार करने वाला दुर्दांत, धर्मांध, क्रूर शासक, उसको समाजवादी पार्टी आदर्श मानती है। जो भारत को रौंदने के लिए आया था, जजिया कर लगा रहा था, भारत का इस्लामीकरण कर रहा था, कोई सभ्य मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता। इधर टैरिफ को लेकर वॉर गहरा गया है। अमेरिकी संसद के इतिहास में डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे लंबा संबोधन दिया। 1 घंटे 40 मिनट की अपनी स्पीच में ट्रंप ने टैरिफ को लेकर बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि 2 अप्रैल से वो टैरिफ के बदले टैरिफ लगाएंगे और इसमें उन्होंने चीन, मैक्सिको, कनाडा के साथ साथ भारत का नाम भी लिया। उन्होंने कहा कि ये देश अमेरिका पर लंबे वक्त से ज़्यादा टैरिफ लगाते रहे हैं और अब वक्त आ गया है कि अमेरिका भी जैसे के साथ तैसा एक्शन ले। Other countries have used tariffs against us for decades, and now it's our turn to start using them against those other countries. On average, the European Union, China, Brazil, India, Mexico, and Canada, have you heard of them? And countless other nations charge us tremendously higher tariffs than we charge them. It's very unfair. India charges us auto tariffs higher than 100%. China's average tariff on our products is twice what we charge them. And South Korea's average tariff is 4 times higher. Think of that, 4 times higher. ट्रंप की नीतियों से पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है। टैरिफ वॉर से लेकर कारोबार में असमंजस की हालत है। तो आवाज अड्डा में आज इसी पर होगी बड़ी चर्चा। ट्रंप का हड़कंप 7:57 पर जरूर जुड़िए। और आखिरकार बाजार में बुल्स की वापसी हो गई है। 10 दिन की गिरावट के बाद बाजार ने शानदार कमबैक किया है। सेंसेक्स निफ्टी 1% से ज्यादा की बढ़त पर बंद हुए हैं। मिड कैप, स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी खरीदारी दिखी। वहीं बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए हैं। सबसे ज्यादा तेजी मेटल इंडेक्स में रही। मेटल इंडेक्स करीब 4% चढ़कर बंद हुए हैं। और बाजार में आज जो शानदार कमबैक हुआ है उसमें किन स्टॉक्स की तेजी रही और कहां मंदी दिखी, बता रहे हैं यतीन मोता। 10 दिन लगातार गिरावट के बाद भारतीय बाजारों में शानदार रिकवरी के साथ तेजी देखने को मिली। एडवांस डिक्लाइन रेशियो मार्केट का लगभग 10:1 रहा। और अगर हम बढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो यहाँ सभी सेक्टर्स में
शानदार तेजी थी, खास करके मेटल्स में आपको दिखेगा। टाटा स्टील जैसे काउंटर्स में शानदार खरीदारी देखने को मिली। अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइजेज और यूबीएस के अपग्रेड के बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर्स में भी आपने 3-4% की बढ़त देखी। गिरावट के साथ एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक और बजाज फाइनेंस जैसे काउंटर्स आपको दिखे। इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस के काउंटर में भी आज बिकवाली हावी रही। अगर हम मिड कैप्स की बात करें तो कोफोर्ज जैसे काउंटर्स में लगभग 10% का इंट्राडे मूव रहा। सोना कॉमस्टार, आइडिया सेल्यूलर और टाटा कम्युनिकेशंस के काउंटर में भी अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली। हालांकि एनएससी की एक्सपायरी डेट चेंज के बाद आपने बीएससी के शेयर्स में इंट्राडे में लगभग 10% का डिप देखा। हालांकि स्टॉक थोड़ा बहुत रिकवर हुआ वहां से। एनएलसी इंडिया, सुंदरम फाइनेंस और वोल्टास जैसे काउंटर्स में थोड़ी बहुत बिकवाली भारी रही। एमओएफएसएल के इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के रिसर्च हेड गौतम दुग्गड़ का कहना है कि बाजार की गिरावट के बाद लार्ज कैप में खरीदारी के अच्छे मौके बने हैं, जबकि मिड स्मॉल कैप में अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है। ये करेक्शन के बावजूद भी मिड कैप इंडेक्स के वैल्यूएशंस अभी भी महंगे हैं। अभी निफ्टी 50 जो है, जो कि लार्ज कैप है, प्योर लार्ज कैप, वहां पे वैल्यूएशन काफी रीजनेबल हो गए मेरे हिसाब से। 18.5 का निफ्टी इंडेक्स का पी है। अगर आप उसमें ऑफ कोर्स एक एक करके देख सकते हैं कि कौन सा सेक्टर उसमें भी सस्ता है, महंगा है, क्योंकि इंडेक्स कई सारी चीजें छुपाता है रिवील करने की जगह। बट इंडेक्स लेवल पे जो आपका 22 का पी होता था, अभी 18.5 हो गया है। और लॉन्ग पीरियड एवरेज निफ्टी का करीबन 20.4 है। तो निफ्टी ऑलरेडी डिस्काउंट पे चला गया है लॉन्ग पीरियड एवरेज के। मिड कैप का पी जो 35 था, वो अभी 27 हो गया है, बट फिर भी अभी भी महंगा है। और निफ्टी के मुकाबले मिड कैप इंडेक्स अभी भी 50% प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। और स्मॉल कैप इंडेक्स जो 24 पी होता था, वो 21 हो गया है। लेकिन स्मॉल कैप भी अभी भी प्रीमियम में निफ्टी के मुकाबले, जबकि 10 साल का अगर आप एवरेज देखते हो तो स्मॉल कैप करीबन 20% डिस्काउंट पे ट्रेड करना चाहिए। तो जहां तक आप मार्केट का बात कर, आपको अगर व्यू बनाना है तो आपको इंडेक्स बाय इंडेक्स, सेगमेंट बाय सेगमेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सेक्टर बाय सेक्टर व्यू बनाना होगा। आईआरसीटीसी और आईआरएफसी को नवरत्न कंपनियों का दर्जा मिल चुका है। अब ये कंपनियां सरकार की मंजूरी के बिना 1000 करोड़ तक का निवेश कर सकती हैं। आईआरएफसी का कहना है कि रेलवे इकोसिस्टम में अब जो भी प्रोजेक्ट्स आएंगे उन्हें आईआरएफसी फंडिंग दे पाएगा। आईआरएफसी के सीएमडी मनोज कुमार दुबे से खास बातचीत की दीपाली नंदा ने। रेलवे के अलावा हमने अब ये हमारे बोर्ड ने ये डिसाइड किया है कि रेलवे इकोसिस्टम में जो भी फंडिंग की आवश्यकता है, इंक्लूडिंग पीपीपी के जो प्रोजेक्ट्स रेलवे के आने वाले हैं, उनको भी जो कॉन्सेशनियर को जो आवश्यकता होगी उसको हम केटर करने की कोशिश करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन की उस एसेट की क्वालिटी क्या है। इसके अलावा रेल में हम मेट्रो रेल के लिए भी हमें कहा गया है कि मेट्रो रेल की भी जो सारी परियोजनाएं आ रही हैं उसको भी हम देखें और वहां भी हम सस्ते दर पे लोन देने की का प्रबंध करें। तो पूरे रेल के इकोसिस्टम में हमें ऐसी अपेक्षा लग रही है कि आने वाले दिनों में काफी पैसे की आवश्यकता है। हमारा यूएसपी ये है कि हम सस्ते दर पे लोन को ले आएंगे और लंबे अवधि का लोन देने का हमारा पुराना मॉडल है। और इसको देखते हुए हमें लग रहा है कि आने वाले कई वर्षों तक, शॉर्ट टर्म में 2 और लॉन्ग टर्म में 5 से 10 वर्षों तक, हमें लगता है कि हमें व्यवसाय की कोई कमी नहीं रहेगी और हमारा टॉप लाइन और बॉटम लाइन ग्रोथ की तरफ अग्रसर रहेगा। और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन खबरें भी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बजट के बाद रोजगार पर वेबिनार में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में रोजगार पैदा करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि 2014 से अब तक सरकार ने 3 करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया है। पीएम ने कहा कि प्रतिभा को बढ़ावा देने, कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश करने की जरूरत है। इन्वेस्टमेंट इन पीपल का विजन 3 पिलर्स पर खड़ा होता है: एजुकेशन, स्किल और हेल्थ केयर। आज आप देख रहे हैं भारत का एजुकेशन सिस्टम कई दशक के बाद कितने बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जैसे बड़े कदम, आईआईटीज का विस्तार, एजुकेशन सिस्टम में टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन, एआई के फुल पोटेंशियल का उपयोग, टेक्स्ट बुक का
डिजिटाइजेशन, 22 भारतीय भाषाओं में लर्निंग मटेरियल्स उपलब्ध करवाने का काम, ऐसे कितने ही प्रयास मिशन मोड में जारी है। अगर आपने अपने नाम पर मोबाइल फ़ोन का सिम कार्ड खरीदा और किसी को दे दिया है, किसी और को दे दिया है, तो सावधान हो जाइए। नए टेलीकॉम कानून के मुताबिक अगर इसके ज़रिए कोई फ्रॉड होता है या किसी और गलत काम में इसका इस्तेमाल होता है तो ये आपकी जिम्मेदारी मानी जाएगी और आपको 3 साल की सज़ा, 50 लाख तक का जुर्माना भी हो सकता है। ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं असीम मनचंदा। साइबर अपराध काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। दूरसंचार विभाग ने पाया कि कुछ लोग अपने नाम पर सिम कार्ड ले रहे हैं और फ्रॉड करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को बेच देते हैं। तो दूरसंचार विभाग ने ऐसे लोगों के लिए चेतावनी जारी की है। दूरसंचार विभाग के मुताबिक यह एक अपराध है और इसके लिए आपको सजा भी हो सकती है। इतना ही नहीं, जो साइबर अपराधी हैं वो कई सारे हथकंडे अपना रहे हैं। नंबर जनरेट करने के लिए मोबाइल ऐप का सहारा ले रहे हैं, अपने जो नंबर है उसकी क्लिप को एडिट कर दे रहे हैं और इतना ही नहीं, अपना जो IP एड्रेस है उसको भी छिपा रहे हैं। तो दूरसंचार विभाग ने इन सब लोगों से कहा है कि जो ये सब काम कर रहे हैं वो एक पूरी तरह से साइबर अपराध के दायरे के अंदर आता है और नया टेलीकॉम एक्ट ये मैंडेट करता है कि आपको 3 साल की सजा हो और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो। तो दूरसंचार विभाग ने इन सब के लिए चेतावनी जारी की है। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भारत के हाथों करारी हार के बाद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर स्टीव स्मिथ ने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। हालांकि स्मिथ टेस्ट मैच खेलते रहेंगे। स्टीव स्मिथ ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 170 वनडे मैचों में 5800 रन बनाए हैं। वनडे में उनकी बेस्ट पारी 164 रन की है। स्मिथ ने वनडे में 35 अर्धशतक और 12 शतक लगाए हैं। वहीं आज दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड की टीम दक्षिण अफ्रीका से भिड़ रही है। जो भी टीम आज मैच जीतेगी उसका मुकाबला 9 मार्च को भारत के साथ चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में होगा। अल्ट्रा वायलेट ने एक डुअल पर्पस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लॉन्च की है जिसका नाम है शॉक वेव। इसका वजन सिर्फ 120 किलो है जो इसे ऑफ रोडिंग के लिए परफेक्ट बनाता है। 165 किलोमीटर की रेंज के साथ शॉक वेव को मार्केट में 1.5 लाख रुपए की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में लेनोवो ने अपना थिंक बुक फ्लिप कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है। क्या है इसमें खास, बता रही हैं शिबानी घरत। लेनोवो ने अपना लेटेस्ट कॉन्सेप्ट लैपटॉप इनफैक्ट अनवेल किया है MWC के दौरान। ये फ्लिप और फोल्ड दोनों करता है। ये है लेनोवो का लेटेस्ट थिंक बुक फ्लिप कॉन्सेप्ट। एक्साइटिंग ट्विस्ट है लैपटॉप के लिए। फ्लेक्सिबल OLED डिस्प्ले के साथ आता है, आप इसे देख सकते हैं। शुरुआत में अगर लैपटॉप की तरह आप इसे ओपन करेंगे तो एक 13 इंच का लैपटॉप आपको नजर आएगा, लेकिन इसको ओपन करते ही इट एक्सटेंड्स टू 18.1 इंच, कुछ इस तरह। 4:6 इसका एस्पेक्ट रेशियो है। आपको ज्यादा वर्टिकल स्पेस मिलती है इस लैपटॉप को ओपन करते ही। अभी इसे पीछे की तरफ इस तरह से ऐसे मोड़े तो सामने आपके जो भी इंसान बैठा है वो आपके सामने वाला कंटेंट पढ़ सकता है। और बिल्कुल अगर आप इसे क्लोज करें तो एक टैबलेट की तरह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। काफी कूल है। इनफैक्ट खासकर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो मल्टीटास्किंग, मल्टीपल ब्राउजर्स का इस्तेमाल करते हैं, आपके खुद के डिवाइस पर मल्टीटास्किंग करते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस। बस मुझे एक ही फ्लॉ नजर आया कि ये जो स्क्रीन जब खुलती है ना, थोड़ी नाजुक सी लगती है, थोड़ी मजबूत होनी चाहिए थी। इसी के साथ साथ आपको बता दूं एक इंटरेस्टिंग फीचर, नीचे काफी इंटरेस्टिंग ट्रैक पैड है, 3 लेयर्स है, मल्टीपल चीजें आप एक्सेस कर सकते हैं, मीडिया कंट्रोल, कैलकुलेटर वगैरह। तो एक फैसिनेटिंग ग्लिम्स है ये पर्टिकुलर लैपटॉप इनटू द फ्यूचर ऑफ प्रोडक्टिविटी। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट रहिए और इसके लिए जुड़े रहिए CNBC आवाज से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।